एक जिंदगी मेरी सहारिशा एक मैं पूरी कर। Dear student, today I will discuss about 6th chapter Operating System in Computer Science class 9th. Student, जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया हुआ था, आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट, यूजर्स और कंप्यूटर के बेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस पर केवल एक ही यूजर जो है वर्क कर सकता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडो और एप्पल मैकिंटोश के आधार पर वर्क करता है। और इसमें कुछ माइक्रोसॉफ्ट के मल्टीपल फ्लेवर्स जो है MS-DOS के आधार पर लिए गए हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ स्टूडेंट, जो भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये माइक्रोसॉफ्ट बेस पर वर्क करने वाला होता है। और इसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मिला करके इस ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्रामों की बहुता होती है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कई प्रकार के प्रोग्राम निहित होते हैं। जैसे जो हमारा टास्क होता है, जो हमारे वर्क होते हैं, कई प्रकार के वर्क जो है एक साथ हम करके उसे जो है किसी भी मेमोरी में संरक्षित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन होता है वो एक मेमोरी के अंतर्गत होता है। उसमें जो भी हमारा उद्देश्य होता है, जो भी हमारे वर्क होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कई प्रकार के प्रोग्राम को एक साथ चलाया जा सकता है। इसके बाद थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम किसी भी फाइल को जो है शेयरिंग कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फाइल को जो है एक साथ शेयरिंग किया जा सकता है। और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यह बहुत ही सुविधाजनक होता है, लार्ज स्केल वाला होता है। और इसमें जो भी विषमताएं होती हैं वो एक दूसरे से, एक यूजर जो है एक कंप्यूटर के माध्यम से दूसरे यूजर के पास जो है अपनी फाइलों को, अपनी डाटाओं को जो है आदान प्रदान कर सकता है, यानी फाइल शेयरिंग का वर्क कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी वर्क होते हैं, कई वर्क, कई जॉब जो है एक साथ किए जा सकते हैं। मतलब एक साथ कई जॉबों का संचालन किया जा सकता है, कई प्रोग्रामों को चलाया जा सकता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइमिंग होती है वो काफी लेस होती है। बहुत कम समय में यूजर को जो है अपना वर्क पूरा करना होता है, यानी इनकी टाइम जो होती है लिमिट होती है। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है किसी भी लार्ज वर्क को थोड़े समय में मैनेज करने का काम करता है। यानी कोई भी लंबा कार्य जो है हम
एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत जो है थोड़े समय में कर सकते हैं। एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है कई यूजर जो है एक साथ वर्क कर सकते हैं। तो ये इनकी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की ये विशेषताएं होती हैं कि इनका टाइम जो होता है लिमिट होता है और कई यूजर जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक साथ वर्क कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट प्रोग्राम को जो है काफी कम समय में पूरा किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग के अंतर्गत किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए पूरा करने के लिए एक निश्चित टाइम होता है और उस टाइम में के इंटरवल में यूजर जो है अपने प्रोग्राम को पूरा कर सकता है। तो टाइम शेयरिंग में जो टाइम मिलती है वो सीपीयू के माध्यम से यूजर को मिलती है कि सीपीयू के माध्यम से दिए गए टाइम में यूजर जो है अपने वर्क को पूरा कर ले। और इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर जो है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अटैच करता है, जोड़ता है और इसमें विभिन्न प्रकार के फाइलों का एक्सेस होता है जैसे प्रिंटर, सिक्योरिटी एप्लीकेशन, प्रिंटर, सिक्योरिटी एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन। दूसरे प्रकार के भी नेटवर्किंग फंक्शन जो होते हैं इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करते हैं, अपना कार्य करते हैं। और यह एक प्रकार का नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का प्राइवेट छोटा स्मॉल नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक नेटवर्क के माध्यम से फाइलों की सुरक्षा करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है और इसमें जो भी नेटवर्क एक्सेस होते हैं वो अच्छे तरीके से होते हैं। इनमें जो भी फाइल्स होती हैं वो सुरक्षित रहती हैं और यह जो है एक सर्वर के माध्यम से अपना वर्क करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर के माध्यम से अपना वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे RTOS के नाम से भी जाना जाता है, RTOS के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी यूजर सर्व होते हैं वो एक टाइम के अंतर्गत होते हैं। जो भी यूजर सर्व होते हैं वो एक टाइम के अंतर्गत होते हैं जिसे टाइम इंटरवल कहते हैं। और टाइम इंटरवल में जो भी हमारे यूजर द्वारा दी गई इनपुट होती है वो क्या करती है, प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद अपने आउटपुट को दिखाती है जिसे टाइम रिस्पांस कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये बताए गए टॉपिक ऑपरेटिंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमने 7 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, जिसमें पहला था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा था मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, छठवां नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सातवां रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वेंटर टिम पैटरसन ने अगस्त 1981 में माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत किया था और इन्होंने बताया कि MS-DOS जो होता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI पर वर्क करने वाला होता है, जिसमें CLI बेस पर कुछ कमांड्स होते हैं और उन्हीं कमांड के आधार पर जो है ये अपना कार्य करते हैं। MS-DOS का जो लास्ट वर्जन था वो 1994 में MS-DOS 6.22 आया और
एमएस DOS में क्या होते हैं, 3 प्रकार के फाइल्स होते हैं, जिसमें पहला है आपका सिस्टम फाइल्स और दूसरा है कमांड फाइल और तीसरा है बैच फाइल। सिस्टम फाइल जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत वर्क करते हैं। कमांड फाइल जो होते हैं यूजर द्वारा दी गई कमांड के अनुरूप ये वो अपना वर्क करते हैं। और जो बैच फाइल्स होते हैं ये विभिन्न प्रकार के कमांड्स, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को जो है एक साथ एग्जीक्यूट करने में इनका वर्क होता है। अगर हम बात करते हैं CLI बेस पर यानी कमांड लाइन इंटरफेस पर, तो कमांड लाइन इंटरफेस में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क होता है वो 2 प्रकार से होता है, जिसमें पहला है आपका इंटरनल कमांड और दूसरा होता है एक्सटर्नल कमांड। तो जैसे इंटरनल कमांड में किसी भी फाइल को क्लियर करना हुआ, सेव करना हुआ, डिलीट करना हुआ, कॉपी करना हुआ, पेस्ट करना हुआ, ये इंटरनल कमांड के अंतर्गत होता है। जबकि किसी फाइल को मूव करना हुआ, चेक करना हुआ, स्कैन करना हुआ, ये जो वर्क होते हैं ये एक्सटर्नल कमांड के अंतर्गत होते हैं। तो इंटरनल कमांड में कॉपी, पेस्ट, डेल, डिलीट, कट ये आते हैं। जबकि एक्सटर्नल कमांड में मूव, चेक, डिस्क चेक ये सब आते हैं। स्टूडेंट, हमने बताया कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी खोज जो है टिम पैटरसन ने अगस्त 1981 में किया था। और इसमें इन्होंने बताया जो एमएस DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर जो है वर्क करता है। और इसमें किसी भी फाइल को तैयार करने के लिए उसे कमांड के माध्यम से तैयार किया जाता है, जिसे हम CLI कहते हैं। और इसका लेटेस्ट वर्जन जो है 1994 में एमएस DOS 6.22 आया था। और उसमें 3 प्रकार के फाइल्स होते हैं, जिसे हम सिस्टम फाइल्स, कमांड फाइल और बैच फाइल के नाम से जानते हैं। और इनमें जो कमांड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला कमांड इंटरनल कमांड और दूसरा कमांड एक्सटर्नल कमांड कहलाता है। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।